हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने कैलोरीमेट्री में लास्ट 2 लेक्चर में काफ़ी सारी बातें कर ली है। सॉरी, कैलोरीमेट्री में हमने सबसे पहले मिक्सचर वगैरह की बात हमने फर्स्ट लेक्चर में कर लिया था, जिसमें 2 फेज नहीं था, सिंपल वाटर से वाटर का मिक्सचर था और सेकेंड लेक्चर जो था वो अपना अलग अलग फेज का मिक्सचर था और ये थर्ड लेक्चर में अपन इसको कंप्लीट कर देंगे। थर्ड लेक्चर में मैंने बताया था कि वर्क और हीट के इक्विवेलेंस पर बात करनी है हमें और हीटिंग कर्व पर बात करनी है। ये 2 टॉपिक कैलोरीमेट्री में और हैं अपने पास, तो वर्क हीट इक्विवेलेंस से स्टार्ट करता हूं मैं। वर्क हीट, जूल कहता है कि जो हीट प्रोड्यूस है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वर्क डन। जूल्स लॉ भी कहते हैं इसको, वर्क हीट कन्वर्जन को जूल्स लॉ भी कहते हैं। जूल्स लॉ क्या कहता है कि कहता है हीट प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वर्क डन। जैसे लेट सपोज कि अपन हैंड को रब करके वर्क कर रहे हैं तो थोड़ी देर बाद इसमें हीट प्रोड्यूस हो जाएगा। तो जो हीट का जो प्रोडक्शन है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द वर्क डन। तो हीट जो प्रोड्यूस होता है वो वर्क डन के प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब वर्क डन हीट के प्रोपोर्शनल है और W इज इक्वल टू जे एच। जे कांस्टेंट है, जे इज ए कांस्टेंट, जे कांस्टेंट है, ठीक है। जे और जे की जो वैल्यू होती है वो होती है 4.2 जूल पर कैलोरी। जे इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एच, तो क्या हो जाएगा ये डब्ल्यू का जूल और एच का कैलोरी। तो जे की वैल्यू होती है 4.2 जूल पर कैलोरी। ये जे जो है कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, जे केवल कन्वर्जन कांस्टेंट है। मतलब वर्क को हीट में और हीट को वर्क में बदलने के लिए ये कन्वर्जन कांस्टेंट है। इट इज नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी। मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट कहते हैं इसको, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। तो आप ध्यान दें, इसका मतलब मैं ये भी कह रहा हूं, बात समझेंगे कि जूल को लेट सपोज कैलोरी में बदलना है। जूल को बदलना है कैलोरी में, क्या करें? इसको जे से डिवाइड करना होगा जब जूल को कैलोरी में बदलेंगे। तो जूल को जब कैलोरी में कन्वर्ट करेंगे तो हमें जे से डिवाइड करना होगा। क्यों करना होगा जरा देख लेना। जूल को जब जूल पर कैलोरी से डिवाइड करेंगे तो जूल से जूल कैंसिल होके कैलोरी ऊपर आ जाएगा। इसका मतलब आप समझें, इसका मतलब आप समझें, जैसे मैं कह रहा हूं 8.4 जूल और इसकी कितनी कैलोरी होगी, तो जूल को कैलोरी में बदलने के लिए 4.2 से डिवाइड करना है। कितनी कैलोरी हो जाएगी ये? 2 कैलोरी। जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए हम जे से डिवाइड कर देते हैं। अच्छा, कैलोरी को जूल में बदलने के लिए क्या करते हैं? कैलोरी को जूल में बदलने के लिए क्या करते हैं? कैलोरी को जूल में बदलना है, देखो आप तो जे से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों? क्योंकि कैलोरी इंटू जूल पर कैलोरी, तो कैलोरी से कैलोरी कैंसिल होकर जूल बचेगा, तो यहां जे से मल्टीप्लाई करते हैं। इसका भी मतलब आप समझें, जैसे लेट सपोज लिखा है 5 कैलोरी इज इक्वल टू डैश जूल, तो कैलोरी को जूल में बदलने के लिए 4.2 मतलब जे से मल्टीप्लाई करते हैं तो 21 जूल। 5 कैलोरी इज इक्वल टू 21 जूल। ये जे क्या कर रहा है, आप इस पे के काम पे ध्यान दें। जे क्या कर रहा है? जे एक कन्वर्जन कांस्टेंट है। क्या करता है? वर्क को हीट में और हीट को वर्क में, मतलब जूल को कैलोरी में और कैलोरी को जूल में। तो
जूल को कैलोरी में बदलने के लिए जे से डिवाइड करते हैं और कैलोरी को जूल में बदलने के लिए जे से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं ये कि वर्क हीट कन्वर्जेंस कैसे चलता है। ये एक एग्जांपल लेकर के समझा रहा हूं मैं आपको। एग्जाम्पल देखो, पहले छोटे एग्जाम्पल ले रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चन में जो वर्क और हीट वाले क्वेश्चन हैं उसमें यूनिट का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। यूनिट का कि कौन सी यूनिट में, क्योंकि दोनों तरफ आप इक्वल करोगे और इक्वल करने में आपको यूनिट का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आप बात समझे, मैं कह रहा हूं एक बार कि वाटर जो है वो 20 मीटर से फॉल हो रहा है। वाटर फॉल हो रहा है 20 मीटर से और इट्स पोटेंशियल एनर्जी 80% ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी 80% ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी 80% ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू हीट। 80% जो है वो पोटेंशियल एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाती है। Find increase in temperature. Find increase in temperature. टेम्परेचर में कितना इंक्रीज होगा ये फाइंड करना है। क्वेश्चन क्या है? वाटर इज फॉलिंग फ्रॉम 20 मीटर, 80% ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी के जो लॉस हैं उसका 80% हीट में कन्वर्ट होता है। तो इंक्रीज इन टेम्परेचर बताना है। देखना जरा, मैं कह रहा हूं पोटेंशियल एनर्जी का लॉस कितना होता है, बोलो। सॉल्यूशन पर ध्यान दें। व्हाट इज द लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी? mgh। और पोटेंशियल एनर्जी के लॉस का कितना परसेंट? 80%। 80% ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू हीट। तो यहां क्या हो जाएगा, बोलो। ms डेल्टा थीटा। टेम्परेचर बढ़ रहा है वाटर का, तो वाटर का जब टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होता है? ms डेल्टा थीटा। मैंने पहले ही कहा कि इसमें यूनिट का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। यूनिट का देखो, मैंने m को किलो में लिया, g मीटर पर सेकंड स्क्वायर, h मीटर, तो ये सब कुछ क्या है, बोलो। जूल। ये सब कुछ जूल में है। और इधर ये सब कुछ कैलोरी में है। ध्यान देने की बात है, समझते रहना। इधर ये सब कुछ जूल में, इधर ये सब कुछ कैलोरी में। तो पहला इक्विवेलेंट क्या कर दूं मैं, समझ रहे हो बात? मैं सबसे पहले इसको जे से डिवाइड कर देता हूं। क्यों कर रहा हूं, समझ रहे हो आप? क्योंकि ये वाला मैटर जूल में है, ये वाला मैटर कैलोरी में है। तो जूल को कैलोरी में बदलने के लिए सबसे पहले जे से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। पहली बात। चलो अब आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान देना। 80/100 मास किलो में है, ध्यान देना। और जी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हाइट 20 मीटर, 4.0। और मास जब इधर किलो में है और मास से मास को मैं कैंसिल करना चाहता हूं, तो ये वाला मास भी किलो में है। तो चलो, जब मैं इस मास को किलो में लूंगा तो आप बोलो स्पेसिफिक हीट क्या होगा? 1000 कैलोरी पर किलोग्राम पर डिग्री सी। ये बात समझे आप? देखो, जब मैं किलो से किलो को हटाना चाहता हूं तो यहां भी किलो में टर्म आएगा। और ये डेल्टा थीटा, ये 1000 क्यों कर दिया? वाटर का स्पेसिफिक हीट क्या है? 1 कैलोरी पर ग्राम। लेकिन मैं इधर वाला सिस्टम ग्राम में और इधर वाला सिस्टम किलोग्राम में लेके नहीं चल सकता। यदि मुझे मास से मास को कैंसिल करना है, मान लो मैंने इधर तो ले लिया किस में, इधर ले लिया किलो में, इधर किलो में और इधर ग्राम में, तो कैसे ले सकता हूं? यहां 1000 से मल्टीप्लाई करता। अब बात समझे, इधर किलो में है तो इधर किलो में है, तो किलो के लिए फिर इधर स्पेसिफिक हीट वाला भी किलो में। अब बात को समझे आप, मैं मास से मास को कैंसिल कर रहा हूं।
जीरो जीरो कैंसिल, जीरो जीरो कैंसिल, ये हो गया 80 इंटू 2/4.2 और ये 1000 इधर ले आओ इंटू 1000 इज इक्वल टू डेल्टा थीटा। ये जीरो से जीरो और कैंसिल कर दिया, 16/4.2 इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा थीटा। ये लगभग 4 टाइम्स, लगभग, मैं 4 से थोड़ा कम कह रहा हूं, तो 4/100 0.04 डिग्री सेंटीग्रेड डेल्टा थीटा। तो जब 20 मीटर से जब कोई वाटरफॉल उड़ा हो और यदि उसकी पोटेंशियल एनर्जी का 80% हीट में कन्वर्ट उड़ा हो तो कितना टेम्परेचर बढ़ेगा? टेम्परेचर बढ़ेगा 0.04 डिग्री सी। अब बात समझना, पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है किसमें? हीट में। तो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस mgh, उसका 80%, तो mgh का 80%, और ये वाला सब कुछ जूल में, तो कैलोरी के लिए J, ms डेल्टा थीटा कैलोरी में। मास से मास को कैंसिल करने के लिए यहां का मास किलो, तो यहां का मास किलो में रखना होगा, और जब किलो में जाएंगे तो वाटर का स्पेसिफिक हीट ध्यान रखना है 1000 कैलोरी पर किलोग्राम पर डिग्री सी। और अब ये कैंसिल आउट होगा। यूनिट का ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट है वर्क और हीट के कन्वर्जेंस में। यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट यार। एक और एग्जांपल में समझा रहा हूं मैं आपको। बायोम, अगर आपका सपना है डॉक्टर बनने का तो ये सपना पूरा करेगा बायोम इंस्टीट्यूट। आज ही ज्वाइन करें बायोम, नगरा टोली, शिवपुरी, तिलबन कॉलोनी, रांची। ए पीस ऑफ आइस किस हाइट से फॉल हो? मैंने कहा एक सर्टेन हाइट से फॉल होती है एक पीस ऑफ आइस। इट्स कंप्लीट पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इट्स कंप्लीट loss of potential energy converted into heat. Find height when it melts. Find height, जिस हाइट से गिराने पर ये जो पीस है ये मेल्ट हो जाए। मेरा क्वेश्चन समझ रहे हैं आप? ए पीस ऑफ आइस को किसी सर्टेन हाइट से छोड़ा जा रहा है, किसी सर्टेन हाइट से एक पीस ऑफ आइस को छोड़ दिया, कहता है ग्राउंड पे पहुंच करके वो पिघल जाता है, मेल्ट हो जाता है। बताना है कौन सी हाइट से उसको गिराया गया है, और कह रहा है कि इसके लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कंप्लीटली कन्वर्ट हो रहा है हीट में। मैंने कहा है कि यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो एक बात बताओ, h हाइट से गिरेगा तो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस कितना होगा? mgh। और इसका 100% किस में जा रहा है? हीट में। तो mgh का 100% हीट में जा रहा है, ठीक है। और ये आइस को मेल्ट होने के लिए क्या चाहिए बोलो? mlf। आइस को मेल्ट होने के लिए क्या चाहिए? mlf। ध्यान देना, ये वाली चीज जूल में, ये वाली चीज कैलोरी में, ये वाली जूल में, ये वाली कैलोरी में। सबसे पहला काम J से डिवाइड। अब ये हो गया कैलोरी में, ये हो गया कैलोरी में। शर्त एक रही कि मास यदि इधर किलो में है तो इधर भी मास किलो में हो। समझना बात, मास को किलो रखते हुए 80 कैलोरी पर ग्राम होता है, आपको ध्यान है ना? तो पर किलोग्राम क्या हो जाएगा बोलो? यहां मैं 80 इंटू 10⁻³ कर दूं। 80 कैलोरी पर ग्राम होता है, ये किलोग्राम में है, किलोग्राम में। तो व्हाट इज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होगा बोलो? 80,000 कैलोरी पर किलोग्राम। अब ये मास से मास डिवाइड हो सकता है क्योंकि ये भी किलो में, ये भी किलो में। ये हो गया 10 इंटू 8 4.2 80,000, और ये हो गया अब कैलोरी पर किलोग्राम, ठीक है। तो हाइट क्या होगा बोलो? 0 से 0 8000 इंटू 4.2।
हाइट क्या होगा 33.6 इंटू 1000 मीटर, तो हाइट क्या होगा बोलो 33.6 किलोमीटर। कहता है किस हाइट से आइस को ड्रॉप करें कि वो मेल्ट हो जाए और कंप्लीट लॉस ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू हीट, और इसकी लॉस का पोटेंशियल एनर्जी के लॉस का 100% हीट में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये क्वेश्चन आप समझे, वर्क और हीट के इक्विवेलेंस में हमारा सबसे ज्यादा फोकस कन्वर्जन पे होता है, क्योंकि हम फॉर्मूला तो लिख लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका कन्वर्जन, तो कन्वर्जन भाई देखो एक बच्चा पूछ रहा है मास किलो में क्यों है, क्यों, क्योंकि जब भी मैं इसको जूल बोलता हूं, जूल, जूल एक एसआई यूनिट है बेटा, और इसके लिए जरूरी है कि मास किलो में हो। जूल एक एसआई यूनिट है, मास किलो में, जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, और हाइट मीटर में ही होगी। क्योंकि मैंने इसे जूल बोला है, तो जूल कब होता है, एसआई यूनिट है, तो मास यहां किस में है, किलो में। और इस मास से, इस m से इस m को मुझे कैंसिल करना है, तो जब ये किलो में है तो ये भी किस में, किलो में, इसलिए LF की जो वैल्यू है वो किलो में रखनी जरूरी है। समझे आप, कन्वर्जन ऑफ यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक और एग्जांपल दे रहा हूं समझने के लिए। एक एग्जाम्पल अपन कर रहे हैं, वन मोर एग्जाम्पल। मैं कह रहा हूं कि लेड बुलेट है एट 27 डिग्री से, एक लेड बुलेट है 27 डिग्री सी पर, और ये लेड बुलेट जो है ये जा करके एक ऑब्स्टिकल से टकराता है। लेड बुलेट जो है वो एक ऑब्स्टिकल से टकराता है, 75% ए लेड बुलेट है 27 डिग्री से कोलाइड विथ ए ऑब्स्टिकल, ठीक है। मैं कह रहा हूं 25% हीट जो है वो लेड बुलेट ऑब्जर्व करता है, वहां से एब्जॉर्ब कर लेता है, बाकी लॉस हो गया कॉलिजन में या जो भी हुआ हो। मैं कह रहा हूं सिर्फ 25% ऑफ हीट किसको मिल जाती है, लेड को मिल जाती है, बाकी हो सकता है ऑब्स्टिकल को मिले और लॉस भी हो सकता है। मैं कह रहा हूं 25% हीट जब लेड जो ऑब्स्टिकल से जाके टकराता है तो 25% ऑफ हीट जो है वो लेड के पास रह जाती है, ठीक है। और लेड जो है वो मेल्ट हो जाता है। फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ लेड बुलेट। ये जो लेड बुलेट है इसकी वेलोसिटी बताने। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बुलेट जो है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ लेड जो है वो गिवन है 327 डिग्री से। देखो डाटा कुछ इधर उधर हो सकता है, क्वेश्चन बहुत फेमस है, ये बार बार आता है। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ जो लेड है वो है 327 डिग्री से। स्पेसिफिक हीट ऑफ लेड जो है वो है 0.03 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री से। स्पेसिफिक हीट ऑफ लेड जो है वो दिया हुआ है 0.03 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री से। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ लेड ये है 6 कैलोरी पर ग्राम।
इतनी बातें दी हुई है, क्वेश्चन को आप एक बार समझना। ए लेड बुलेट at 27 डिग्री C collide with a obstacle at some velocity। एक ऑब्स्टिकल से टकराता है, 25% ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय लेड। मैं जो कह रहा हूं बिल्कुल समझे। कई बार हो सकता है दे दे कि 75% लॉस हो जाता है, 75% लॉस, 25% एब्जॉर्ब, और भी बात दे सकता है, लेकिन मैंने यहां क्लियरली कहा है कि 25% ऑफ हीट जो प्रोड्यूस होता है टकराने के बाद, वो लेड जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक, तो लेड जब एब्जॉर्ब करेगा हीट को तो क्या होगा, कोई भी सॉलिड जब हीट एब्जॉर्ब करेगा तो क्या होगा, पहले उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, वो अपने मेल्टिंग पॉइंट को अटेंड करेगा, और मेल्टिंग पॉइंट पर अटेंड करने के बाद वो मेल्ट हो जाएगा। ठीक, तो मेल्टिंग पॉइंट लेड का क्या है, 327 डिग्री C। मतलब जो लेड बुलेट है वो 27 डिग्री C से पहले कहां पे आएगा, 327 डिग्री C पे आएगा, और बाद में जब अपने वो मेल्टिंग पॉइंट को अटेंड कर लेगा तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद उसको चाहिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, पिघलने के लिए चाहिए। कोई भी सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको चाहिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी दे दिया है, और कहता है कि वेलोसिटी क्या थी बुलेट की, वो बताओ कि किस वेलोसिटी से ये बुलेट इस ऑब्स्टिकल से जाकर टकराया, ये बताना है। तो इस क्वेश्चन पर आप ध्यान दें, इसके सॉल्यूशन पर ध्यान दें। अच्छा देखो, सबसे पहली बात, लॉस किसका हुआ है, क्या कन्वर्ट हो रहा है, कौन दे रहा है हीट इसको, काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो रहा है। लेड के काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो रहा है। कितना लॉस हुआ लेड के काइनेटिक एनर्जी का, 12 mv²। कहता है पूरा लॉस हुआ, और उसका कितना परसेंट एब्जॉर्ब किया, उस पर फोकस करो। 25% एब्जॉर्ब किया, किसने, लेड ने। टोटल लॉस क्या है लेड का, 12 mv², और उसका 25% लेड ने क्या किया, एब्जॉर्ब किया। तो व्हाट इज 12 mv² का 25%, इससे हुआ क्या, सबसे पहले तो टेम्परेचर बढ़ा ms डेल्टा थीटा, और बाद में क्या हुआ, पिघल गया लेड बुलेट, तो MLF। काइनेटिक एनर्जी की लॉस के 25% ने क्या किया, सबसे पहले टेम्परेचर बढ़ाया, और टेम्परेचर बढ़ाने के बाद मेल्ट हो गया। ठीक है, अब यूनिट का ध्यान रखना है। ये सब कुछ जूल में है, और यहां सब कुछ कैलोरी में है। कैलोरी में क्यों है, यहां आप देखो स्पेसिफिक हीट कैलोरी में लिखा है अगले ने, और ये भी देखो कि LF भी इसने कैलोरी में लिखा है, तो दिख गया कैलोरी। तो ये कैलोरी में और ये जूल में, तो सबसे पहले इसको J से डिवाइड करो। क्यों, क्योंकि जूल को कैलोरी में बदलने के लिए J से डिवाइड करते हैं। ठीक, और दूसरी बात क्या, कि जब मैं इसको जूल कहता हूं तो मास किलो में, जब मैं इसे जूल कहता हूं तो जो मास है वो किस में है, किलो में है। और मास यदि किलो में है तो स्पेसिफिक हीट की जो वैल्यू है वो भी किलो में रखनी होगी। तो मेरी बात समझते रहना, मैं कह रहा हूं 25 × 200, मास पता नहीं, वेलोसिटी पता नहीं, 4.2, और मास जब किलो में है तो स्पेसिफिक हीट को लिखता हूं 0.03 × 1000 कैलोरी पर किलोग्राम पर डिग्री C। देखो कैलोरी पर ग्राम, तो यहां जब किलोग्राम लाऊंगा मैं तो क्या होगा, यहां इंटू 1000 करूंगा मैं, और इंटू डेल्टा थीटा कहां चला गया, 327, कहां से, 27 से। अच्छा, m मास किलोग्राम में है, तो LF को किलोग्राम में लिखो, किलोग्राम में होगा ये क्या, मास इंटू 6000 कैलोरी पर किलोग्राम। ये बात आप समझे कि मैं मास को किलोग्राम में ले रहा हूं तो मैं LF को किलोग्राम में लूंगा, और 6 कैलोरी पर ग्राम, इसका मतलब आप समझे हो, इसका लिखूंगा 6000 कैलोरी पर किलोग्राम। कैलोरी तो लिया मैंने लेकिन किलोग्राम में है तो 6000 लिखूंगा मैं। यूनिट का कन्वर्जन सबसे इंपॉर्टेंट है वर्क और हीट में, जो हमें सीखना है। ध्यान दें, तो अब मास से मास को डिवाइड करता हूं मैं,
25v स्क्वायर बाय 200 इंटू 4.2 इज इक्वल टू, ये हो गया 30 इंटू 300, मास कैंसिल हो चुका है, ये हो गया 30 इंटू 300 और मास कैंसिल हो गया तो इधर 6000, ये हो गया v स्क्वायर इज इक्वल टू 200 इंटू 4.2 अपॉन 25 इधर लाए, और ये हो गया 9000 प्लस 6000 15000, ये कैंसिल हो गया 8 टाइम्स, और ये हो गया v स्क्वायर इज इक्वल टू, और ये मैं कर देता हूं कितना 33.6 और इंटू 15,000, या मैं उसको रहने देता हूं एक बार क्योंकि कैलकुलेशन जो है वो लार्ज हो जाएगी, 4.2 इंटू 120 और ये 1000 कर देता हूं मैं, इससे इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं। देखो इसका मैं हटा देता हूं इधर ये, क्योंकि अब रूट होना है इसका, तो क्या हो जाएगा बोलो 4.2 इंटू 12 इंटू 0000, ये देखो इसका मैं 100 बाहर ले रहा हूं, बात समझना, इसका मैं 100 बाहर ले रहा हूं और इन दोनों को या तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा 48 और 48 का हो जाएगा ये लगभग 50.4 और 7 का होता है 49, तो 7.2 के आसपास चला गया ये, तो जो वेलोसिटी चला गया वो हो गया 100 इंटू 7.1 ही कर देता हूं मैं, तो लगभग 710 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी रही होगी लेड बुलेट के। प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसके डाटा में एक फर्क था, क्या फर्क था कि उसमें 25% बोला है लॉस हो जाता है और 75% एब्जॉर्ब, तो यहीं 75 हो जाता। मैंने कहा था कि 25 ही एब्जॉर्ब हो पाता है, और कोई ये कहे कि 75 एब्जॉर्ब हो जाता है तो यहां 75 चलेगा, ये 75 हो जाएगा, और 75 यदि हो जाएगा तो अपॉन 316 के आसपास, तो 410 के आसपास का आंसर आ जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा हुआ है, 400 समथिंग के आसपास आंसर है। फर्क क्या था, या बात समझ गए कि उसने कहा था 25% लॉस 75% एब्जॉर्ब, मैंने कहा है 25% एब्जॉर्ब, तो जैसा क्वेश्चन कहेगा उस पर हम बात करेंगे। 25% एब्जॉर्ब करता है तो व्हाट इज द आंसर हियर 710 मीटर पर सेकेंड। और सीखने वाली बात इसमें क्या है उस पर फोकस करो, बाकी कुछ भी सीखने लायक नहीं है, बस ये और कन्वर्जन कि 25% एब्जॉर्ब करता है काइनेटिक एनर्जी का, हाफ mv स्क्वायर का 25% देता कहां है, पहले उसका टेम्परेचर बढ़ता है 27 से 327 और बाद में मेल्ट हो जाता है, तो मेल्ट होने के लिए mlf। दूसरी बात जो इसमें सबसे ज्यादा ध्यान रखने की है कि ये जूल में, ये कैलोरी में, जूल को जे से डिवाइड कर देते हैं। फिर अगला स्टेप जो ध्यान रखने का है वो ये है कि यहां किलो में, तो एस की और एलएफ की जो वैल्यू लिखी जाए वो किलो में लिखी जाए, और किलो में जब लिखी जाएगी तो देखो कैलोरी पर ग्राम, और किलोग्राम जब होगा तो 1000, कैलोरी पर ग्राम जब किलोग्राम होगा तो 1000, ये ध्यान रखने की चीज है। कन्वर्जन इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो वर्क और हीट की इक्विवेलेंस मैंने आपको समझाया, इसमें हमने 3 एग्जाम्पल पर बात किया कि वर्क और हीट के इक्विवेलेंस पर किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब मैं इसके लास्ट टॉपिक पर जाऊंगा कैलोरीमेट्री के, हीटिंग कर्व। हीटिंग कर्व के बारे में थोड़ा सीखते हैं, ध्यान दें। बायोम, अगर आपका सपना है डॉक्टर बनने का तो ये सपना पूरा करेगा बायोम इंस्टीट्यूट। आज ही ज्वाइन करें बायोम, नगराटोली, शिवपुरी, तिलबन कॉलोनी, रांची। हीटिंग कर्व सिखा रहे हैं आपको, ध्यान देंगे जरा। मैं कह रहा हूं कि एक सॉलिड को कांस्टेंट रेट P से हीट को प्रोवाइड किया जा रहा है। हीट इज प्रोवाइड विथ ए कांस्टेंट रेट P टू द सॉलिड। हीट इज गिवन टू सॉलिड
with a constant rate P कैलोरी पर सेकेंड। एक सॉलिड है जैसे कि -20 डिग्री सी आइस 50 ग्राम आइस है -20 डिग्री सी पर, और मैंने उसको हीट सप्लाई करना चालू कर दिया। 6 कैलोरी पर सेकेंड से मैंने उसको हीट की सप्लाई देनी चालू कर दी। क्या होगा, पहले तो ये समझें कि होगा क्या। -20 डिग्री सी का आइस 50 ग्राम और उसको हीट की सप्लाई चालू हो गई, तो सबसे पहले जो आइस है उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। आइस का टेम्परेचर बढ़ के वो अपने मेल्टिंग पॉइंट पर आएगा, जहां वो पिघलेगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आएगा। आइस है तो 0 पे आएगा। आपने देखा कि लेड है तो 327 डिग्री सी पर गया था, मेल्टिंग पॉइंट पर गया था। तो आइस सबसे पहले अपने मेल्टिंग पॉइंट पर आएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा सॉलिड का। तो मैं टेम्परेचर और टाइम का ग्राफ बनाना चाहता हूं। ये टेम्परेचर प्रोफाइल भी कहलाता है। जब किसी सॉलिड को कांस्टेंट रेट से हीट की सप्लाई होती है, तो उसके टेम्परेचर और टाइम के बीच जो ग्राफ है उसका वो टेम्परेचर प्रोफाइल है। मैंने कहा सबसे पहले टेम्परेचर बढ़ेगा, ये रहा टेम्परेचर बढ़ेगा, बाद में टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, और टेम्परेचर कांस्टेंट होकर के बाद में ये जो सॉलिड है ये मेल्ट होगा, ये सॉलिड मेल्ट होगा। बाद में लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ेगा, बाद में ये लिक्विड जो है ये वेपर में कन्वर्ट होना चालू होगा, और बाद में वेपर का टेम्परेचर बढ़ेगा। मैं इस ग्राफ को एक बार और समझा रहा हूं आपके लिए। देखो क्या होता है, ये जो रीजन है ये पूरा रीजन सॉलिड रीजन है। यहां से यहां तक बॉडी सॉलिड है, उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये सॉलिड है। अच्छा, ये वाला जो पॉइंट है ये इसका मेल्टिंग पॉइंट है। सॉलिड अपना टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते कहां पे ले आता है, मेल्टिंग पॉइंट पर ले आता है। जब सॉलिड मेल्टिंग पॉइंट पर आ जाता है तो यहां से मेल्ट होना स्टार्ट होता है। तो इस रीजन में सॉलिड प्लस लिक्विड है, इस रीजन में सॉलिड भी है और लिक्विड भी है। इस रीजन में सॉलिड प्लस लिक्विड है इस रीजन में, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट के बाद ये पिघलता है। यहां तक जाके जब पूरा आइस या सॉलिड पिघल जाता है तो यहां पर ये कंप्लीटली वाटर, कंप्लीटली लिक्विड बन जाता है, लिक्विड। तो इस रीजन में पूरा सॉलिड है, इस रीजन में सॉलिड प्लस लिक्विड है, ये पूरा मेल्ट हो गया, अब यहां पूरा लिक्विड है। और अभी यदि हम हीट की सप्लाई जारी रखते हैं तो तुम देख पा रहे हो कि टेम्परेचर बढ़ता है। यहां भी तुम देख रहे थे कि सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ता है, लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते वो अपने बॉइलिंग पॉइंट को अटेंड कर लेता है। लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज करते करते वो अपने बॉइलिंग पॉइंट को अटेंड कर लेगा, और बॉइलिंग पॉइंट को जब वो अटेंड कर लेगा तो अब क्या होगा, अब यहां लिक्विड प्लस वेपर है। क्यों? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट के बाद यदि हीट की सप्लाई जारी रही तो टेम्परेचर तो नहीं बढ़ेगा, इसका मतलब है टेम्परेचर तो नहीं बढ़ेगा, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट के बाद लिक्विड का वेपर में कन्वर्जन चालू हो जाएगा। तो यदि इस रीजन में क्या है, तो इस रीजन में लिक्विड प्लस वेपर दोनों है, और यहां पे आके जब ये कंप्लीटली वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर भी हीट की सप्लाई यदि चालू रही तो यहां पर टेम्परेचर बढ़ेगा। यहां जो है वो वेपर का टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो क्या होता है बात समझे, व्हेन हीट इज सप्लाई टू ए सॉलिड, जब सॉलिड को हीट की सप्लाई करते हैं तो सबसे पहले सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ता है, वो अपने मेल्टिंग पॉइंट को अटेंड करता है, उससे पिघलना स्टार्ट करता है, पूरी तरह लिक्विड बन जाता है। लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ता है, लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट पे आता है, लिक्विड जो है अब वेपर में कन्वर्ट होता है, और वेपर में जब कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है लिक्विड,
तो पूरा वेपर बनने के बाद फिर वेपर का टेम्परेचर बढ़ता है और अब आगे कोई फेज नहीं बनती है, वेपर का टेम्परेचर इंक्रीज होगा। अब इसके अलग अलग पार्ट की मैं स्टडी करूंगा जिस पे क्वेश्चन बनता है। मैंने कहा कि ये OA पार्ट है, ये वाला AB पार्ट है, ये वाला BC पार्ट है, ये वाला CD पार्ट है और ये वाला DE पार्ट। अब मैं अलग अलग पार्ट की स्टडी करूंगा, OA पार्ट की, AB पार्ट, BC पार्ट, CD पार्ट और DE पार्ट की स्टडी करूंगा। ठीक है, तो मैं OA पार्ट की स्टडी कर रहा हूं। OA पार्ट की स्टडी देखो, OA पार्ट की स्टडी कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहले हर पार्ट को मैं अलग अलग बताऊंगा आपको। OA पार्ट में ध्यान देना, क्या हो रहा है OA पार्ट में? सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। OA पार्ट में सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है जब हीट दे रहे हैं तो ये बताओ कि dt टाइम में कितनी हीट तुम इसे प्रोवाइड कर दोगे? P dt टाइम में P कैलोरी पर सेकंड की रेट से हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो dt टाइम में कितनी हीट दे देंगे? P dt। P कैलोरी पर सेकंड से हीट की सप्लाई है। मान लो 6 कैलोरी पर सेकंड की रेट से हीट की सप्लाई है, तो 2 सेकंड में कितनी सप्लाई होगी? 12 कैलोरी। और यहां पे टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो मैं कह रहा हूं कि dt समय में कितनी सप्लाई होगी? P dt। और dt टाइम में हीट पाके क्या होगा? सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ेगा, ms dt। मैंने एज्यूम किया है कि dt टाइम में सॉलिड का टेम्परेचर जो है वो dt से इंक्रीज हो जाएगा। तो मैं लिख रहा हूं P इज इक्वल टू ms dt बाय dt। अच्छा, dt बाय dt क्या है? डिफरेंशिएशन किसको कहते हैं? स्लोप ऑफ कर्व को डिफरेंशिएशन कहते हैं। ये टेम्परेचर टाइम का ग्राफ है, ये टेम्परेचर और टाइम के बीच में, तो dt बाई dt किसको कहते हैं? स्लोप ऑफ ग्राफ। तो बोलो dt बाई dt क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा P बाय ms। और क्या है ये है स्लोप, ये है स्लोप ऑफ OA पार्ट। और ये किसके इक्वल है? P बाय ms। P कांस्टेंट रेट है, मास भी कांस्टेंट है, और S क्या है? स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड। तो क्या मैं ये लिखूं? स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड प्रोपोर्शनल टू या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लोप ऑफ OA पार्ट। मुझे ये लिखना होगा स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड, स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? स्लोप ऑफ OA पार्ट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब दो ग्राफ दे दे तो जिसका स्लोप जितना ज्यादा उसका स्पेसिफिक हीट उतना कम। बहुत फेमस क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन क्या है जरा बता रहा हूं, तुम आंसर दोगे। कहता है कि दो सॉलिड के लिए टेम्परेचर और टाइम में ग्राफ दिया हुआ है। एक दिया हुआ है ये और एक दिया हुआ है ये। एक 30 डिग्री पर है और एक 60 डिग्री पर है। दो अलग अलग मटेरियल X और Y के लिए, दो अलग अलग मटेरियल X और Y के लिए, सॉलिड के लिए टेम्परेचर और टाइम का ग्राफ गिवन है। बताओ किसका स्पेसिफिक हीट ज्यादा है? किसका स्पेसिफिक हीट ज्यादा है? तो तुम्हें दिख रहा है स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लोप ऑफ OA पार्ट। मतलब जिसका स्लोप ज्यादा उसका स्पेसिफिक हीट कम। मतलब Y का स्पेसिफिक हीट कम है और X का स्पेसिफिक हीट ज्यादा है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिसका टेम्परेचर थोड़ा धीरे बढ़ रहा है उसका स्पेसिफिक हीट ज्यादा है, क्योंकि उसका टेम्परेचर धीरे बढ़ रहा है। dq बराबर ms dt। हीट देने के बाद जिसका टेम्परेचर धीरे बढ़े उसका स्पेसिफिक हीट ज्यादा है। तो इसका टेम्परेचर धीरे बढ़ रहा है तो इसका स्पेसिफिक हीट ज्यादा है। बहुत बार दो कर्व दे देता है और रेशियो पूछ लेता है। रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट बताओ तो भी बता सकते हो। कैसे बता सकते हो? Sx अपॉन Sy इनवर्सली प्रोपोर्शनल ना, तो x का tan 30 नीचे आएगा और y वाला ऊपर जाएगा, तो
तो √3/1/√3 3, इसका मतलब समझे हो Sx इज इक्वल टू 3Sy। एक और रिजल्ट है इसका कि x का जो स्पेसिफिक हीट है ना वो y के स्पेसिफिक हीट का 3 टाइम्स है। ये बात आप समझे? ये कैसे हुआ समझे? क्यों कहता है स्पेसिफिक हीट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो Sx/Sy x का स्पेसिफिक हीट अपॉन y का स्पेसिफिक हीट क्या हो जाएगा? x वाला नीचे इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1030 और y वाला ऊपर 1060। तो ये भी पूछ सकता है x और y के स्पेसिफिक हीट का रेशियो बताइए। ये मैंने एक पार्ट की स्टडी की है। किस पार्ट की स्टडी की है? OA पार्ट की। न्यूमेरिकल कैसा बनता है ये समझाया मैंने। स्पेसिफिक हीट को कंपेयर कर सकते हैं, रेशियो भी निकाल सकते हैं यदि एंगल दिया हुआ हो तो। अब मैं AB पार्ट आपको समझा रहा हूं। AB पार्ट अब हम बात करेंगे AB पार्ट के। इस वाले पार्ट की स्टडी करेंगे अब हम लोग। AB पार्ट, AB पार्ट में हो क्या रहा है पहले उस पर फोकस करो। AB पार्ट में सॉलिड बदल रहा है लिक्विड में। यहां सॉलिड था और यहां लिक्विड हो गया। मैं कहता हूं यहां T1 टाइम था, यहां टाइम T2 था सेकंड में, ठीक। और A से B तक जाते हुए हुआ क्या? सॉलिड इज कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। अच्छा, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए कितनी हीट चाहिए? MLF। और हीट मिली कितनी इसको? कितने टाइम इंटरवल में हीट मिली? T2 माइनस T1। और किस रेट से मिली? P कैलोरी पर सेकेंड। तो व्हाट इज द हीट अचीव्ड? ये हो जाएगा P T2 माइनस T1। कैसे हुआ ये बात समझे आप? P कैलोरी पर सेकेंड की रेट से हीट मिले और कितने टाइम तक मिले? तो देखो यहां T1 यहां T2, तो कितना टाइम इंटरवल है इसका? T2 माइनस T1। तो हीट कितनी मिली? P कैलोरी पर सेकेंड से इतने टाइम तक मिली। और इससे हुआ क्या? मेल्ट हो गया, तो MLF। सॉलिड मेल्ट हो गया, मेल्ट हो गया तो MLF। तो LF क्या हो गया बोलो? P/M T2 माइनस T1। मतलब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। P कांस्टेंट है, मास भी गिवन है, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ AB पार्ट। AB पार्ट की लेंथ के प्रोपोर्शनल है। व्हाट इज T2 माइनस T1? ये T2 माइनस T1 क्या है? लेंथ है AB पार्ट के। तो AB पार्ट की लेंथ जितनी ज्यादा होगी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन उतना ही ज्यादा होगा। AB पार्ट की लेंथ जितनी ज्यादा होगी, मान लो दो सॉलिड का ग्राफ दे दे और जिसका AB पार्ट डबल होगा तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी उसका डबल होगा। क्वेश्चन बनता है, बहुत फेमस क्वेश्चन बनता है। तो AB पार्ट की लेंथ के प्रोपोर्शनल होती है कौन? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब मैं इस पार्ट की बात कर रहा हूं, BC पार्ट। BC पार्ट में क्या हो रहा है? टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर इंक्रीज में हम क्या करते हैं बोलो? तो मैं इसमें BC पार्ट पर आ गया। BC पार्ट मैं आ गया यहां पे BC पार्ट को लेके आ गया, ठीक। BC पार्ट, बात समझना। BC पार्ट में क्या हो रहा है? लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। लिक्विड है और लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ रहा है। DT टाइम में तुमने कितनी हीट दी? P dt। और हुआ क्या? लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ा। P कैलोरी पर सेकेंड से मैंने कहा किसी DT टाइम में कितनी हीट मिली होगी? P dt। और होगा क्या? लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ेगा, तो P dt इज इक्वल टू MS dt। मैं लिख रहा हूं P इज इक्वल टू MS dt बाय dt। फिर मैं वही लिख रहा हूं dt बाय dt इज इक्वल टू P बाय MS। और ये क्या है?
ये है स्लोप ऑफ बीसी पार्ट, क्योंकि डिफरेंशिएशन किसको कहते हैं, dt बाई dt स्लोप ऑफ बीसी पार्ट और इज इक्वल टू p बाय ms। तो s इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, s इधर और ये इधर, स्लोप ऑफ बीसी पार्ट। और ये s किसका स्पेसिफिक हीट है, स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड है। ये लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ रहा है, यहां लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड प्रोपोर्शनल टू स्लोप ऑफ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लोप ऑफ बीसी पार्ट। बीसी पार्ट का स्लोप जितना ज्यादा होगा स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड उतना ही कम होगा। यह भी क्वेश्चन पूछता है कि बीसी पार्ट डिनोट, क्या डिनोट करता है बीसी पार्ट, स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड के बारे में बताता है। क्यों बताता है, क्योंकि यहां लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब वो तेजी से बढ़ रहा है कि कम तेजी से बढ़ रहा है, मतलब बीसी पार्ट डिनोट द स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड। यस, अब आ जाओ सीडी पार्ट पर, क्या हो रहा है सीडी पार्ट, उस पर फोकस करो। यहां टोटल बॉइलिंग पॉइंट आ चुका है, मतलब अब लिक्विड का कन्वर्जन चालू है, लिक्विड का किसमें, वेपर में। और सीडी पार्ट के दौरान हुआ क्या है, लिक्विड पूरा बदल गया है, किसमें, वेपर में। तो ध्यान दें जरा, अब मैं सीडी पार्ट पर हूं, सीडी पार्ट। देखो मैं कह रहा हूं कि यहां तक आते आते टाइम हो गया T3 और यहां तक आते आते टाइम हो गया T4। अच्छा ये बताओ सीडी पार्ट के दौरान कितने समय तक हीट मिला, T4 माइनस T3, और कितना हीट मिला होगा इसको, PT4 माइनस का T3। कितना हीट मिला होगा इसको, PT4 माइनस का T3। भाई P की रेट से और CD पार्ट की लेंथ क्या है, CD पार्ट कितने टाइम तक चला है, T4 माइनस T3। तो व्हाट इज द हीट प्रोवाइडेड, PT4 माइनस T3। ठीक, अच्छा इस हीट से क्या होगा, MLV। क्या हुआ है इसके दौरान, लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू वेपर, पूरा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो गया, तो कितनी हीट चाहिए, एलवी। तो मैं लिख रहा हूं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन P बाय M T4 माइनस T3। ये क्या है, ये है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, और प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ सीडी पार्ट। मतलब सीडी पार्ट की जो लेंथ जितनी ज्यादा होगी, लिक्विड का वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन एलवी उतना ज्यादा होगा। तो सीडी पार्ट से क्या रिजल्ट आता है, एलवी, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अच्छा अगले पार्ट की तरफ आओ, डी पार्ट। क्या हो रहा है डी पार्ट में, डी तक पहुंचते पहुंचते पूरा लिक्विड वेपर बन चुका है और वेपर का टेम्परेचर बढ़ रहा है। बेसिक बात है, डी पार्ट में वेपर का क्या बढ़ रहा है, टेम्परेचर। तो डी पार्ट की यदि स्टडी होगी तो क्या होगी, देखो डी पार्ट की स्टडी पर बात करते हैं। हम बात कर रहे हैं डी पार्ट की स्टडी। डी पार्ट डीटी टाइम में, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है, कितनी हीट दी है तुमने, पीडीटी, और हुआ क्या है, टेम्परेचर बढ़ा है, एमएसडीटी। तो P बाय एमएस क्या हो जाएगा, DT बाय DT, और DT बाय DT क्या डिनोट करता है, स्लोप ऑफ डी पार्ट। टेम्परेचर टाइम ग्राफ का जब स्लोप बनता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो मैं कह रहा हूं स्लोप ऑफ डी पार्ट प्रोपोर्शनल टू P बाय एमएस। तो S इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय स्लोप ऑफ डी पार्ट, और S क्या है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपर।
डी पार्ट स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपर को रिप्रेजेंट करती है। सिमिलरली जैसे ओ ए पार्ट क्या रिप्रेजेंट करता था, स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड, और बी सी पार्ट स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड, डी पार्ट स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपर, ए बी पार्ट लेटेंट हीट, क्योंकि टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा मतलब लेटेंट, टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा मतलब छुपी हुई हीट, मतलब ए बी पार्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और सी डी पार्ट जितना ज्यादा लॉन्ग होगा सी डी पार्ट, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन उतना ज्यादा होगा। क्वेश्चन बनता है हीटिंग कर्व पर, एक एग्जांपल से समझाता हूं, समझे। बायो, अगर आपका सपना है डॉक्टर बनने का तो ये सपना पूरा करेगा बायोम इंस्टीट्यूट। आज ही ज्वाइन करें बायोम, नगराटोली, शिवपुरी, टिलबर्न कॉलोनी, रांची। एग्जांपल पर इसमें कह रहा हूं कि एक सॉलिड है और हीट इज गिवन टू द सॉलिड विथ रेट ऑफ समथिंग 6 कैलोरी पर सेकेंड की रेट दे देते हैं, ठीक है। हीट इज गिवन टू द सॉलिड, मास क्या कर दूं मैं, बोलो 2 ग्राम, चलो सॉलिड का जो मास है वो 2 ग्राम है और हीट जो है वो 6 कैलोरी पर सेकेंड की रेट से सप्लाई है, कॉन्स्टेंटली सप्लाई हो रहा है इसको 6 कैलोरी पर सेकेंड की रेट से हीट, ठीक है। और इसका जो ग्राफ है वो ऐसा है, इसका जो हीटिंग कर्व है वो भी गिवन है, हीटिंग कर्व गिवन है ये वाला 60 डिग्री और ये वाला गिवन है 10 और ये वाला गिवन है 100 सेकेंड, टाइम सेकेंड में है और टी टेम्परेचर है और ये वाला गिवन है 45 डिग्री। सॉलिड को हीट दिया जा रहा है और इस पार्ट को मैं कुछ भी कह सकता हूं, ओ ए बी और सी। ये सॉलिड का हीटिंग कर्व दिया हुआ है, मास सॉलिड का दिया हुआ है 2 ग्राम और सॉलिड को 6 कैलोरी पर सेकेंड की रेट से हीट दिया जा रहा है। सॉलिड को रेट दे रहे हैं 6 कैलोरी, कांस्टेंट रेट से हीट गिवन है, ठीक है। बताना क्या क्या है, बताना है स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड, बताना क्या क्या है, स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड बताना है, लेटेंट हीट बताना है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एलएफ बताना है, और क्या बताना है, और बताना है स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड। ये 3 चीजें बतानी। हुआ क्या क्या है, सॉलिड को हमने हीट दिया है तो सबसे पहले सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ा है, बाद में सॉलिड कहां आ गया होगा, मेल्टिंग पॉइंट पर, बाद में ये लिक्विड में पूरा कन्वर्ट हुआ है, यहां पूरा लिक्विड और यहां पर पूरा लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ा है, ठीक है। चलो मैं सबसे पहले ओए पार्ट की तरफ जाता हूं जिसका हमें बात करना है। ओए पार्ट पर तुम्हें पता है हमने हीट कितना दिया पीडीटी और इससे टेम्परेचर कितना बढ़ा एमएसडीटी भाई, क्योंकि ओए पार्ट में सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ता है तो पीडीटी बराबर एमएसडीटी। अच्छा P इज इक्वल टू मैं लिख देता हूं एम एस डी टी बाई डी टी, P इज इक्वल टू एम एस डी टी बाई डी टी। P क्या है बोलो 6 कैलोरी पर सेकेंड, कैलोरी पर सेकेंड। मास क्या है बोलो 2 ग्राम। स्पेसिफिक हीट हमें पता नहीं है और dt बाई dt स्लोप ऑफ OA पार्ट, व्हाट इज द स्लोप ऑफ OA पार्ट 1060, व्हाट इज द स्लोप ऑफ OA पार्ट dt बाई dt क्या होता है, डिफरेंशिएशन की मीनिंग है स्लोप ऑफ पार्ट। तो ये हो गया 3 इज इक्वल टू एस इंटू √3, तो एस हो गया √3 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सी और ये एस क्या निकला है स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड। तो इस ये दिया था, ये दिया था, ग्राफ दिया था, ये 3 बातें पूछी है। स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड आ गया कितना √3 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। अच्छा दूसरा देखो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन किस पार्ट से आएगा, तुम्हें पता है ना किस पार्ट से आएगा, ए बी पार्ट से आएगा। तुमने इस ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल तुमने कितनी हीट सप्लाई की है वो बताओ। 6 कैलोरी पर सेकेंड की रेट से हीट सप्लाई की और कितने सेकेंड तक सप्लाई की
90 सेकेंड तक सप्लाई किया। ये रहा 10 और ये रहा 100, कितने सेकेंड तक तुमने सप्लाई किया है? सप्लाई किया है तुमने 90 सेकेंड तक। तो कितनी हीट सप्लाई हुई? हीट सप्लाई हुई 6 कैलोरी पर सेकेंड से 90 सेकेंड तक, 540 कैलोरी। 6 कैलोरी पर सेकेंड से 90 सेकेंड तक हीट की सप्लाई हुई, और इस सप्लाई के दौरान हुआ क्या? सॉलिड मेल्ट हो गया। सॉलिड जो है वो मेल्ट हो गया, क्योंकि यहां से सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ा, मेल्टिंग पॉइंट, और पूरा मेल्ट हो गया। मेल्ट हो गया तो MLF 540 इज इक्वल टू कितना था? 2 ग्राम इंटू LF। तो LF क्या हुआ बोलो? 270 कैलोरी पर ग्राम। ठीक, तो AB पार्ट से क्या पता चल गया? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का पता चल गया। अब BC पार्ट क्या देगा तुम्हें पता है ना? यहां टोटल लिक्विड बन चुका है और यहां लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ रहा है लगातार, तो स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड देगा। कैसे देगा? देखो मैं यहां पे बता रहा हूं, इसको यहां पे बता देता हूं। मैं कह रहा हूं स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड, तो मैं इसके लिए BC पार्ट की स्टडी कर रहा हूं। BC पार्ट, तो PdT इज इक्वल टू MSdT। DT टाइम में जब टेम्परेचर बढ़ रहा हो तो DT टाइम में कितना हीट सप्लाई होगा? PdT, और इससे क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा। तो P क्या हो गया बोलो? MSdT बाई dt। P कितना है? 6 कैलोरी पर सेकेंड। मास कितना है? 2। S क्या है? स्पेसिफिक हीट लिक्विड का, और dt बाई dt तुम समझते हो क्या है? स्लोप ऑफ BC कर्व, और स्लोप ऑफ BC कर्व क्या है? 1045 डिग्री। ये हो गया 2 से 3 इज इक्वल टू S इंटू 1। तो S क्या हो जाएगा? 3 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सी। और ये S क्या है? स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड। यहां सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ा, मेल्टिंग पॉइंट, सॉलिड प्लस लिक्विड, पूरा लिक्विड हो गया। लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ा और लिक्विड का स्पेसिफिक हीट कितना आया? 3 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री से। आज आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। एक लेक्चर का नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर चुका था। अभी थोड़ी देर बाद क्लास के बाद आपको जो नोट्स है वो प्रोवाइड कर दूंगा। कैलोरीमेट्री हम लोगों का खत्म हो चुका है। आप इसके 20-30 क्वेश्चन जरूर लगाएं। क्वेश्चन भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसको लगा करके आप उसको मेरे व्हाट्सएप पर आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन। उस क्वेश्चन को लगा के आप भेज भी सकते हैं कि ये क्वेश्चन मेरा लगाया हुआ है। कैलोरीमेट्री को आप प्रॉपरली, यदि आप प्रीवियस में जाकर के वीडियो देखते हैं तो आपको आराम से कैलोरीमेट्री समझ में आ जाएगा। अब हम लोग इसके कैलोरीमेट्री वाले पार्ट से आगे बढ़ेंगे और मैं थर्मल एक्सपेंशन की तरफ आऊंगा। ठीक है, तो आज थर्मल एक्सपेंशन की कुछ बेसिक्स हो जाएगी हमारे बीच में। थर्मल एक्सपेंशन की बेसिक हम लोग कर लेंगे और कैलोरीमेट्री तक का मैं नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा अभी। ठीक है, तो अभी थर्मल एक्सपेंशन स्टार्ट करते हैं। कैलोरीमेट्री को आप एक बार प्रॉपरली पढ़ लें और उसके 20-30 आप क्वेश्चन कर लें। ठीक है, अब अपन करते हैं थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन की बात करेंगे। न्यू टॉपिक हम लोग ले रहे हैं, आप लोग प्रॉपरली समझें। फिर थर्मल एक्सपेंशन देखें, जब भी लेट सपोज कि सॉलिड वायर के फॉर्म में हो और हमने यदि उसको हीट दिया, टेम्परेचर उसका बढ़ाया, तो वायर की लेंथ बढ़ती है। सॉलिड यदि प्लेट के रूप में हो, मेटल की प्लेट हो सॉलिड, और हमने यदि उसका टेम्परेचर बढ़ाया तो उसका एरिया बढ़ता है। लेट सपोज कि सॉलिड क्यूबिकल हो, वॉल्यूमेट्रिक हो, क्यूबिकल हो, स्फेरिकल हो, और हमने उसका टेम्परेचर बढ़ाया तो वो एक्सपेंड होता है और उसका वॉल्यूम बढ़ता है। तो जब हम किसी सॉलिड को जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो उसकी लेंथ इंक्रीज होती है, उसका एरिया इंक्रीज होता है,
और उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है। तो इसके बिहाफ पर जो थर्मल एक्सपेंशन है वो 3 तरह का होता है, लीनियर एक्सपेंशन, एरियल एक्सपेंशन और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। तो हम सबसे पहले सॉलिड के लीनियर एक्सपेंशन पर बात करते हैं कि व्हाट इज लीनियर एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड। जब सॉलिड वायर के फॉर्म में हो और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका लीनियर एक्सपेंशन होता है। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन, एरियल एक्सपेंशन, सरफेस एक्सपेंशन कह सकते हैं, और वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं लीनियर एक्सपेंशन की। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं इसके ए पार्ट की, लीनियर एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं। ए पार्ट, लेट सपोज थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, थीटा या टी इज इक्वल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वायर की लेंथ L0। 0 डिग्री सेंटीग्रेड को हमने रेफरेंस पॉइंट बना रखा है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो वायर की लेंथ है वो L0 है, और T डिग्री सेंटीग्रेड पर जो वायर की लेंथ है वो LT हो जाती है, वायर की लेंथ बढ़ जाती है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वायर की लेंथ क्या है, L0 है, और T डिग्री सेंटीग्रेड पर वायर की जो लेंथ है वो कितनी है, LT है। तो चेंज इन लेंथ LT माइनस L0, इतना लेंथ इंक्रीज हो गया, इज proportional to initial length L0 और टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा थीटा या डेल्टा टी। चेंज इन लेंथ जो है वो इनिशियल लेंथ के प्रोपोर्शनल और टेम्परेचर डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होता है। तो LT माइनस का L0 इज इक्वल टू अल्फा L0 डेल्टा टी। यहां अल्फा एक कांस्टेंट है जिसे कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कहते हैं। अल्फा एक कांस्टेंट है जो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन LT क्या हो गया बोलो, L0 प्लस अल्फा, L0 इधर भेज दिया, L0 डेल्टा टी। LT क्या हो गया, L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो T टेम्परेचर पर लेंथ का फॉर्मूला आ गया LT इज इक्वल टू L0, जहां L0 क्या है, T इज इक्वल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो ये हो गया LT, ठीक है। अच्छा, अल्फा का हम यदि आगे स्टडी करें तो अल्फा क्या है बोलो, LT माइनस L0, अल्फा LT माइनस L0 अपॉन L0 डेल्टा टी। अल्फा की यूनिट क्या होगी, देखो लेंथ में जब लेंथ को माइनस करते हैं तो मीटर, और ये भी मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसिल, और यदि डिग्री सेंटीग्रेड है तो यूनिट ऑफ अल्फा क्या होगा बोलो, पर डिग्री सेंटीग्रेड। यूनिट ऑफ अल्फा ये हो जाएगा पर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। बात समझे आप भाई, LT माइनस L0 की यूनिट भी क्या होगी, मीटर में, और ये भी क्या होगी, मीटर में। तो मीटर से मीटर कैंसिल, और यूनिट क्या हो जाएगी बोलो, पर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अच्छा, डायमेंशन क्या होगी बोलो, डायमेंशन देखो, लेंथ के डिफरेंस की डायमेंशन क्या होगी L, और L0 की डायमेंशन क्या होगी L, और डेल्टा टी मतलब टेम्परेचर डिफरेंस थीटा। तो व्हाट इज द डायमेंशन, थीटा इनवर्स। व्हाट इज द डायमेंशन, थीटा इनवर्स। ये बात आप समझे, ठीक है। तो ये मैंने बताया आपको लीनियर एक्सपेंशन। जब वायर के रूप में हो सॉलिड तो टेम्परेचर बढ़ाने पर उसकी लेंथ बढ़ती है, लेंथ में जो चेंज है वो इनिशियल लेंथ और टेम्परेचर डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होता है, और LT इज इक्वल टू L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अब मैं आपको एरियल एक्सपेंशन की बात कर रहा हूं, एरियल एक्सपेंशन बी नंबर। बायो, अगर आपका सपना है डॉक्टर बनने का तो ये सपना पूरा करेगा बायोम इंस्टीट्यूट। आज ही ज्वाइन करें बायोम, नगराटोली, शिवपुरी, तिलबन कॉलोनी, रांची। बी पर मैं बात कर रहा हूं एरियल एक्सपेंशन के। सरफेस एक्सपेंशन भी यही है,
मैंने कहा T इज इक्वल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, यहां T टेम्परेचर को डिनोट कर रहा है, इसे आप थीटा भी कह सकते हैं। T इज इक्वल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी प्लेट का मैंने एरिया माना A इनिशियल, और T इज इक्वल टू T डिग्री सेंटीग्रेड पर एरिया हो गया AT। तो क्या हो जाएगा आप समझते हैं ना, चेंज इन एरिया इज प्रोपोर्शनल टू इनिशियल एरिया और टेम्परेचर डिफरेंस। चेंज इन एरिया इज इक्वल टू बीटा ए नॉट डेल्टा टी, और बीटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन। एटी क्या हो जाएगा बोलो, ए नॉट प्लस बीटा ए नॉट डेल्टा टी, और एटी क्या हो जाएगा बोलो, ए नॉट 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। टी टेम्परेचर पर एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बोलो, ए नॉट 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। अच्छा, बीटा किसको डिनोट कर सकते हैं, बीटा ए टी माइनस का ए नॉट अपॉन ए नॉट डेल्टा टी। बीटा की भी यूनिट क्या होगी बोलो, पर डिग्री सेंटीग्रेड। डायमेंशन क्या होगी बोलो, थीटा इनवर्स। कैसे, एरिया मीटर स्क्वायर कैंसिल और टेम्परेचर डिफरेंस थीटा। तो ये क्या हो गया बोलो, एरियल एक्सपेंशन। एटी इज इक्वल टू ए नॉट 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। अब हम किसकी बात कर रहे हैं बोलो, एरियल एक्सपेंशन के साथ। ये हो गया एरियल एक्सपेंशन। वॉल्यूम एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं हम लोग, सी। वॉल्यूम एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं। लेट T इज इक्वल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी वॉल्यूमेट्रिक बॉडी का वॉल्यूम है V इनिशियल, ट्यूब का, स्फेयर का, इसका कितना मान लिया मैंने वॉल्यूम, V इनिशियल। T डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम क्या हो गया, V फाइनल या VT, मैं VT कह देता हूं, चलो VT। तो चेंज इन वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू इनिशियल वॉल्यूम और टेम्परेचर डिफरेंस। Vt माइनस वी नॉट इज इक्वल टू गामा वी नॉट डेल्टा टी। एयर गामा को क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। Vt माइनस का वी नॉट या Vt इज इक्वल टू क्या हो गया बोलो, वी नॉट प्लस गामा वी नॉट डेल्टा टी, और Vt इज इक्वल टू क्या हो गया, वी नॉट कॉमन 1 प्लस गामा डेल्टा टी। टी टेम्परेचर पर वॉल्यूम, गामा किसके इक्वल है ये बताओ, Vt माइनस वी नॉट अपॉन वी नॉट डेल्टा टी के इक्वल है गामा। यूनिट क्या होगी गामा की ये बताओ, पर डिग्री सेंटीग्रेड। डायमेंशन क्या होगी गामा की बोलो, थीटा इनवर्स। डायमेंशन सेम है किस किस की, अल्फा बीटा और गामा की। यूनिट भी सेम है अल्फा बीटा और गामा की। अल्फा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। बीटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन। गामा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। अल्फा बीटा और गामा में क्या रिलेशन है, अब हम उसकी बात करते हैं। तो रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा, ये डी पॉइंट की बात है। तो रिलेशन पर जरा देखें एक बार। रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा बता रहा हूं मैं आपको, और इसमें भी मैं सबसे पहले आइसोट्रॉपिक बॉडी के लिए बता रहा हूं। आइसोट्रॉपिक बॉडी के लिए सबसे पहला क्वेश्चन तो ये हुआ कि आइसोट्रॉपिक बॉडी क्या है। तो देखो मैंने एक प्लेट ले ली, स्क्वायर प्लेट ही ले लेता हूं मैं, ये भी L0 ले लेता हूं, ये भी L0 ले लेता हूं। जब x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में एक्सपेंशन सेम हो, मतलब जिस रेट से एक्सपेंशन x में हो उसी रेट से एक्सपेंशन y में भी हो। मतलब ये तभी होगा जब एक ही मेटल का बना होगा, जैसे पूरा कॉपर का है तो इधर भी वैसे ही बढ़ेगा, इधर भी वैसे ही बढ़ेगा। लेकिन लेट सपोज कॉपर से जाते हुए इधर ये आयरन की तरफ चला गया, तो अलग एक्सपेंशन इधर होगा, अलग एक्सपेंशन इधर होगा। तो सबसे पहले हम आइसोट्रॉपिक बॉडी की बात कर रहे हैं जिसमें अल्फा इन ऑल द डायमेंशन एक्स वाई और जेड सेम है। तो मैंने एक प्लेट लिया है, स्क्वायर प्लेट लिया है, और इसका लेंथ हमने लिया है L0। तो इनिशियल एरिया क्या हो गया बोलो इसका, व्हाट इज द इनिशियल एरिया, L0 स्क्वायर। अच्छा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो लेंथ क्या हो जाएगा LT,
L0 1 प्लस का अल्फा डेल्टा टी। नया एरिया क्या हो जाएगा बोलो, LT स्क्वायर, क्योंकि लेंथ बढ़ेगा तो नया एरिया क्या हो जाएगा, LT स्क्वायर। LT क्या है, L0 स्क्वायर 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का स्क्वायर, जबकि एरिया होना कितना चाहिए था, A0 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। भाई देखो, टेम्परेचर बढ़ने से लेंथ बढ़ा तो नया एरिया क्या हो गया, LT स्क्वायर, जबकि एरिया होना कितना चाहिए T टेम्परेचर पर। तो एरिया का फॉर्मूला में लिख रहा हूं, A0 1 प्लस बीटा डेल्टा टी होना चाहिए। यदि बीटा इसका एरियल एक्सपेंशन है तो AT कितना होना चाहिए, A0 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। और ये क्या हो गया बोलो, L0 स्क्वायर 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का होल स्क्वायर। A0 इनिशियल एरिया L0 स्क्वायर के बराबर है, इनिशियल एरिया कैंसिल कर दो, मैं A0 कह देता हूं। तो 1 प्लस बीटा डेल्टा टी किसके बराबर है, अल्फा डेल्टा टी के होल स्क्वायर के बराबर है। अच्छा, 1 प्लस बीटा डेल्टा टी स्क्वायर कर दो, 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी प्लस अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर। अल्फा बहुत स्मॉल होता है, कोई भी वायर है उसका टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे तो उसका लेंथ कोई बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता है, बहुत मामूली लेंथ बढ़ता है, इसलिए अल्फा एक स्मॉल क्वांटिटी है, 10 टू द पावर -3 में हो गई लेट सपोज, तो उसका स्क्वायर तो और भी छोटा हो गया। तो ये जो अल्फा स्क्वायर टर्म है ना, ये बहुत नेग्लिजिबल टर्म है, क्योंकि अल्फा बहुत कम होता है लीनियर एक्सपेंशन। तो अल्फा कम होता है तो बोलो क्या हो जाएगा, इसको हटा सकते हैं, क्यों इल्यूमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि अल्फा बहुत कम है इसलिए स्क्वायर और भी कम होगा। तो क्या होगा बोलो, 1 प्लस बीटा डेल्टा टी 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी। तो बीटा डेल्टा टी इज इक्वल टू 2 अल्फा डेल्टा टी और बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा। तो आइसोट्रॉपिक बॉडी के लिए एरियल एक्सपेंशन और लीनियर एक्सपेंशन बीटा और अल्फा में क्या रिलेशन होता है, बीटा बराबर 2 अल्फा। और नॉन आइसोट्रॉपिक बॉडी हो, यदि ये बॉडी आइसोट्रॉपिक ना हो तो बीटा बराबर होता है अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई। और ऐसा क्यों होगा ये बात आप समझ सकते हैं, एक्स में एक्सपेंशन अलग होगा तो एक्स का फॉर्मूला हो जाएगा L0 1 प्लस अल्फा एक्स डेल्टा टी, और वाई में एक्सपेंशन अलग होगा और वाई का फॉर्मूला होगा L0 1 प्लस अल्फा वाई डेल्टा टी, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा हो जाएगा अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई। तो नॉन आइसोट्रॉपिक बॉडी के लिए बीटा क्या होता है, ये होता है। सिमिलरली मैं लिख रहा हूं, सिमिलरली जो गामा होता है वो 3 अल्फा होता है, ऐसे ही प्रूफ होता है। एक वॉल्यूमेट्रिक बॉडी ले लेंगे हम, आइसोट्रॉपिक बॉडी के लिए जो गामा होता है वो कितना होता है, 3 अल्फा होता है। और गामा नॉन आइसोट्रॉपिक के लिए कितना होता है, अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई प्लस अल्फा जेड। ये नॉन आइसोट्रॉपिक के लिए और ये आइसोट्रॉपिक के लिए। गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा आइसोट्रॉपिक के लिए, और गामा इज इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई प्लस अल्फा जेड, ये किसके लिए, नॉन आइसोट्रॉपिक के लिए, जिसका एक्स में एक्सपेंशन, वाई में एक्सपेंशन और जेड में एक्सपेंशन अलग अलग हो, उसका गामा होता है अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई प्लस अल्फा जेड। अल्फा बीटा गामा में क्या रिलेशन है, अल्फा रेशियो बीटा रेशियो गामा इज 1:2:3, क्योंकि बीटा किसके बराबर होता है, 2 अल्फा के बराबर होता है, गामा किसके बराबर होता है, 3 अल्फा के बराबर होता है। तो अल्फा बीटा गामा के बीच में, अल्फा बीटा और गामा के बीच में क्या रिलेशन होता है, अल्फा रेशियो बीटा रेशियो गामा 1:2:3। ये मैंने आपको आज लीनियर एक्सपेंशन, एरियल एक्सपेंशन और वॉल्यूम एक्सपेंशन के बारे में बताया, इनके बीच में रिलेशन बताया। अब हम एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन की बात करेंगे और बहुत टुकड़ों में करेंगे ताकि आप आसानी से समझ पाएं, स्प्लिट करके करेंगे ताकि आप इसे इजी बना पाएं, और मेन फोकस भी यही रहता है कि अपन इसे इजी बना पाएं। तो हम एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन की तरफ जाएंगे और 10 एप्लीकेशन की बात करेंगे हम। थर्मल एक्सपेंशन के 10 कॉन्सेप्ट या 10 एप्लीकेशन की बात करेंगे जिन पर नीट में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है।
और उसमें सबसे पहली बात हमारी होगी कि थर्मल एक्सपेंशन इज ए फोटोग्राफिक एक्सपेंशन। इसकी बात हम नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। तब तक आप इसको एक बार पढ़ लें और कैलोरीमेट्री जो खत्म हो चुका है उसके आप 20-30 क्वेश्चन कर लें, ताकि आप कैलोरी थर्मोडायनेमिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप यदि समझें तो ये आपके इस बार के नीट में क्रैश कोर्स के लिए जो स्टूडेंट्स हैं उनके नीट में ये 4-5 क्वेश्चन दे के जा सकता है। तो आप इसको यदि पढ़ते हैं तो आपके लिए अच्छा है। तो आपको क्वेश्चन भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा और उस 20-30 क्वेश्चन को आप एक बार लगा लें और नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन की बात कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।